अध्याय 9 देख रहे हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। बंगाल, बंगाल। अच्छा, आप एक बात बताएं कि ये जो इलाका है इसको हम क्या कहते हैं? क्या कभी आपने सुना कि इसको बंगाल कहते हैं? ये तो वेस्ट बंगाल ही कहा जाता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये बंगाल की क्या कहानी है? और ये ढाका, बंगाल, पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक पार्टी था पहले ये बंगाल, है ना? तो ये बंगाल बना कैसे, हम बहुत पहले जाएंगे। बंगाल की कहानी हम प्रारंभ से देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे। अब अगर आप कहीं भी रहते हैं, जैसे आज मैं अगर आपसे कहूं कि भाई मुझे गुजरात जाना है, तो यहाँ पर जो आदमी होगा अगर उससे आप गुजराती में बात करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे चांसेस है कि वो समझ जाए आपकी भाषा। लेकिन अगर आप कहें कि बंगाली या फिर कोई और ले ले, हिंदी, ये जो लैंग्वेजेस है ये निकली किस लैंग्वेजेस से, किस भाषा से आई है? तो आपको जान के हर्ष होगा कि ये निकली है संस्कृत से। किससे निकली है? संस्कृत से। तो आज जो बंगाली से निकली हुई, बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, क्या ये ऐसे हो गया? ये भाषा कैसे आई? पहले तो नहीं थी ये। या किस तरीके से ये अपने उस फॉर्म में आई है जिस फॉर्म में हम जानते हैं? और वाकई में क्या संस्कृत का टच दिखता है इसमें? और क्या संस्कृत के अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं, कई ऐसे भाषाएं हैं जिसमें बंगाली में आप उन शब्दों को देखते हैं, वो प्रयुक्त होते हैं, वो उपयोग होते हैं। ओके, तो अध्ययन से हमें ये पता चलता है शुरुआती दौर से कि बंगाल के लोग पहले, जब हम 8वीं से 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो बंगाल के लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। संस्कृत या संस्कृत जैसी भाषा नहीं बोलते थे। तो कहाँ से आई है, कैसे आई, उसकी कहानी देखिए। तो आपको मैं ले जाता हूं कि ईसा पूर्व ले जा रहा हूं मैं आपको, और चौथी और तीसरी शताब्दी, मतलब तीसरी चौथी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर क्या हुआ कि बंगाल, और अभी अभी बंगाली चलेगा, ठीक है, बाद में हम वेस्ट बंगाल पे आएंगे। वेस्ट बंगाल भी कैसे आया वो अभी पता चलेगा आपको। तो बंगाल और मगध। अब मगध कौन सा इलाका है, पहले आपको दिखा दूं। ये जो बंगाल है ना, ये पूरा है, यहां से यहां तक पूरा बंगाल है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये तो हमने इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद जो भी चीज़ हुई, हमने ये भाषा के तौर पे स्टेट्स डिवाइड किया, आज भी स्टेट्स बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो बिहार का साउथ पोर्शन है, ये पोर्शन, और ये बंगाल हम कह रहे हैं, तो इनके बीच में ट्रेड, वाणिज्यिक या आर्थिक तौर पे कम्युनिकेशन या रिश्ते स्थापित हुए, यानी संबंध इनके स्थापित हुए। यहाँ की चीज़ यहाँ ले गए, यहाँ की चीज़ यहाँ ले गए, खरीद बेचना ये सब शुरू हुआ। ओके, तो जो खरीदना बेचना शुरू होता है, तो एक आदमी जो बंगाल का है वो अगर मगध जाएगा, मगध मैंने आपको बता दिया कौन सा इलाका है, दक्षिण बिहार मान लीजिए, और मगध का आदमी जब बंगाल जाएगा तो फिर वो कोई ना कोई तो भाषा बोलेगा, यहाँ की भाषा कैसे समझेगा वो? तो आपस आपस में भाषाओं का आदान प्रदान होगा। तो हुआ ये कि यहाँ पर आपको जानकारी होगी इस जगह की कि यहाँ पर संस्कृत प्रचलन में थी ही। सारी चीज़ें जितना भी हम बिहार या उसके ऐसे इलाकों के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो संस्कृत है वो इस तरीके से ट्रांसफर हुई बंगाल की तरफ, यहाँ पर आई। इस तरीके से संस्कृत थोड़ी बढ़ी। अब अगर मैं चौथी शताब्दी के समय आपको ले जाऊं, तो यहाँ पर गुप्त वंश के जो शासक हुए, गुप्त वंश के जो शासक हुए, उन्होंने जो उत्तरी बंगाल है, मतलब ऊपर वाला बंगाल, इस वाले इलाके, क्योंकि ये इसी इलाके की बात हो रही है, यहीं पे सारी गतिविधियां बहुत सारी हुई हैं, तो यहाँ के उन्होंने अपना जो है शासन जो है स्थापित कर लिया। और फिर जब शासन स्थापित कर लिया तो उन्होंने क्या किया, बंगाल में यहाँ पर जो ब्राह्मण है उनको बसाना शुरू कर दिया। उनको कहा कि भाई ये जगह है, और वो लोग जाके बसना शुरू हो गए। अब आप जानते हैं ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मणों का काम है कि वो संस्कृत के विशारद होते हैं। संस्कृत में वो बहुत बढ़िया मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं। तो संस्कृत तो रची बसी है ब्राह्मणों में। तब जब ब्राह्मण वहां पहुंच गए तो यहां से ब्राह्मण गए, साथ में ले गए संस्कृत, साथ में ले गए वो अपने आचार विचार, सब साथ में ले गए वो अपनी संस्कृति। राइट, तो भाषा के हिसाब से और संस्कृति हिसाब से यहाँ पर चेंजेस हुए, क्योंकि ब्राह्मण वहां चले गए और गुप्त वंश ने उनको बसाना शुरू किया।
इसका एक एग्जाम्पल या एक ये कहें कि हमारे पास उदाहरण ये भी है, प्रूफ भी ये है कि आगे 7वीं शताब्दी में एक साहब आए, इसका मैं चित्रण आपको शुरुआत में दिखा चुका हूँ। एक चाइनीज ट्रैवलर, सीटी कर देता हूँ, इनका नाम था ह्यून सैंग। ह्यून सैंग इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये जो ह्यून सैंग साहब है, इन्होंने ये कहा, इन्होंने लिखा, इन्होंने पाया कि बंगाल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर संस्कृत से संबंधित भाषा बोली जा रही है। उन्होंने ये नहीं कहा संस्कृत बोली जा रही है, उन्होंने कहा संस्कृत और संस्कृत जैसी, संस्कृत से रिलेटेड कुछ भाषा यहां पर बोली जा रही है। ओके, अब 8वीं शताब्दी की बात करते हैं। 8वीं शताब्दी में जो पाल वंश है, पाल वंश जो है बंगाल की, जहां नाम आया आप पाल वंश याद करिएगा। ये जो पाल वंश है, यहाँ पर पाल वंश का उद्गम हुआ, इनका राज हुआ, तो ये समय पाल वंश का था। उसके बाद 14वीं और 16वीं शताब्दी, यहाँ पर बंगाल में इसी जगह पे सुल्तानों का राज था। अब ये आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि वो दिल्ली के सुल्तानों का, ना, ये वो सुल्तान थे जो दिल्ली के जो शासक थे उनसे अलग थे, ये स्वतंत्र थे। इनका दिल्ली के शासकों से कोई लेना देना नहीं, या अपने वहाँ के जो खुद के सुल्तान थे वो शासन कर रहे थे। यहाँ तक ठीक हो गया। अब 1586 में, अब ये सब जो लोग आए, पाल वंश का भी इसमें फिर वो आया, इन्फ्लुएंस आया, जो सुल्तान वहाँ के बने उनका भी इन्फ्लुएंस आया। फिर 1586 में अकबर, अब आया हमारा वो समय जब मुगल एम्पायर का समय आया। 1586 में क्या हुआ कि जो ये जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, इसको इन्होंने कब्जे में कर लिया और अपना कंट्रोल में ले आए अकबर, और इसको बना लिया अपना सूबा। आपको पता है कि अकबर की, जब मैंने बात की थी कि वो सूबेदारी व्यवस्था थी, वहाँ पर सूबे बनाते थे वो, तो सूबा बना लिया इन्होंने। और जब सूबा बनाया, तो जब इस इलाके को सूबा बना लिया, तो यहाँ पर जो भाषा थी, अब जब वो सूबा बनाते थे, और दिल्ली सुल्तान हो, चाहे आगे हम बात करें अपने मुगल एम्पायर में खासतौर पर फारसी भाषा चलती थी। ठीक है, जब फारसी भाषा चल रही है, तो यहाँ पर फारसी भाषा ना बोल के, मतलब प्रशासन की भाषा तो आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन इसी समय इस इलाके में बंगाली भाषा, ये क्षेत्रीय भाषा, इस इलाके की भाषा बन के उभरी। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये हम एक एक करके लेवल, आप डेट याद रखिएगा, समय मतलब शताब्दी याद रखिएगा। अब ये 15वीं शताब्दी हो गई, थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हम थोड़ा 15वीं शताब्दी की जैसे हम पहुंच रहे हैं, उस समय की बात अगर कहें तो कुछ ऐसी, ये इलाका हो गया, ये इलाका हो गया, ये इलाका हो गया, ऐसे इलाके हैं ना, तो सब जगह अपनी अपनी भाषा थी, तो इनको हम कहते हैं उपभाषा। उपभाषा, जो उपभाषा है, और कुछ बोलियां थी। बोलियां वो होती है जो केवल बोलियां होती है, यानी उनको कोई लिखित वो नहीं होता है, उनकी लिपि नहीं होती, तो बोलियां। तो इन सबको मिला लिया जाए, इनको 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 यहाँ जो भी भाषाएं बोली जा रही थी, उनका एक समूह था, लेकिन वो एक तरीके से पिरो लिया गया, या बंध गया, या आपस में जुड़ गया। और कैसे जुड़ा, यहां पर अब हम मैंने आपसे कहा था, मैं वेस्टर्न जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल कैसे नाम हुआ या कैसे आया, इसके बारे में बताता हूं। ये उस जगह की बात है, कैसे हुआ, ये एकत्र कैसे हुआ, एक बद कैसे हुआ, सब जुड़ कैसे गई भाषाएं, वो हुई ये जो वेस्ट बंगाल है, इस इलाका, ये पूरा बंगाल था, तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। इस वेस्ट बंगाल की जो साहित्यिक भाषा थी, मतलब यहाँ पर जो लिखा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, उस भाषा के का वो भाषा मेन बन गई, मान लीजिए मेन भाषा हो गई, बाकी जो भाषा है, ये भाषाएं जो है सब इसके साथ ज्वाइन हो गई, सारी जो बोलियां थी। तो इसीलिए ये जो पश्चिम बंगाल है, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बंगाली जो हम कह रहे हैं, ये कहाँ से आया, ये ब्राह्मणों की बात मैंने की थी, ये आया है संस्कृत से। किससे आया है, संस्कृत से। बंगाली संस्कृत से आई है, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि संस्कृत का इसमें बहुत सारा आपको सब चीजें मिल जाएंगी। इसमें गैर संस्कृत, संस्कृत के अलावा भी बहुत सारी चीजों का, या ये कहें कि बहुत बड़ा ये भाषा भंडार है। इसमें क्या क्या है, इसमें ट्राइबल भाषाएं हैं, ट्राइबल लैंग्वेज कह देता हूं उसको, टीएल, यानी कि जनजातीय भाषाएं हो गई। इसमें फारसी, फारसी कैसे आई, यहाँ से अकबर के रेंज से या उसके शासनकाल से। फिर यूरोपीय भाषाएं, क्योंकि यहाँ पर ये तो पोर्ट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, पोर्ट है ना, समुद्री इलाका है, नदिया इलाका है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। तो यहाँ से इन सब को मिला दिया जाए, तब आपकी आज की जो बंगाली है वो ये रूप लेती है। क्लियर हुआ आपको, ओके। अब बंगाल का जो साहित्य लिखा गया, आप जानते हैं कि बंगाल के लोग बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया इनकी
पेंटिंग होती है, मतलब बंगाली मतलब कलाकार, ये आप जान लीजिए। एक बंगाली आदमी मतलब कलाकार, हर मामले में वो आगे रहता है। तो बंगाली के जो शुरुआती साहित्य है या जो लिटरेचर है, जो लिखा गया, जो पढ़ा गया, उसको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो एक श्रेणी, ये दो श्रेणी में बांट रहा हूँ मैं, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी। तो बंगाली साहित्य को मैं बांट रहा हूँ, पहला पहला अक्षर लिखता हूँ हर चीज़ का। बंगाली साहित्य का दो में बांटा गया। एक जो थी वो तो संस्कृत से आई, संस्कृत की ऋणी थी, संस्कृत है और उसी से निकल के आई। वो कैसे है अब आप समझेंगे, लेकिन दूसरा समझ लीजिए कि संस्कृत से स्वतंत्र थी, संस्कृत से अलग थी। तो पहली श्रेणी में क्या था कि जो भी संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य था, कोई भी एपिक लिखा गया हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई मंगल काव्य हो गया, ठीक। अगर मंगल काव्य होता है, मंगल हमेशा अच्छी चीज होती है, जो शुभ होती है ना। मंगल का मतलब ये होता है, मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगल मंगल शब्द आता है, यानी कि मंगल वाले बात हो रही है। तो जो वहाँ जो भी मंगल काव्य लिखे गए, जो वहाँ के स्थानीय देवी देवता थे, डाइटीज थे, गॉड एंड गॉडेसेस थे, उनकी जो भी चीज़ लिखी गई वो सारी की सारी कन्वर्टेड थी, मतलब संस्कृत की चीज़ को बंगाली में लिखा गया। इसको हम केवल कह सकते हैं ट्रांसलेशन हुआ। ओके। इसके अलावा जो भक्ति साहित्य था, भक्ति साहित्य था कि भाई किसी की भक्ति हो रही है, किसी की पूजा हो रही है, और इसमें जो गौड़ीय वैष्णव आंदोलन है, यहाँ पर आप देखिएगा कि एक इन्होंने जो है ये वैष्णव आंदोलन से संबंधित है। अच्छा, भक्ति आंदोलन में हर बहुत सारे आंदोलन हुए, आपको मैंने बताया था, बहुत सारे नाम गिनाए थे। तो भक्ति आंदोलन के एक और साहब थे, जो यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, इनका चित्र जरा ध्यान से देख लीजिए। इनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। कौन साहब है? चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो वैष्णव आंदोलन के जो नेता थे, लीडर थे, चैतन्य देव, तो इनकी जीवनियाँ लिखी गई। तो इनकी जीवनियाँ हो गई, ऐसे ऐसे महानुभावों की जीवनी हो गई। जो जो महाकाव्य थे वो लिखे गए, जो यहाँ के लोकल डाइटीज थे, लोकल भगवान थे, उनकी जो भी चीज़ें थी वो संस्कृत में थी, तो उसको बंगाली में लिखा गया या फिर बंगाली में ही लिखा गया। लेकिन संस्कृत का ऋणी इस तरीके से हो गया कि संस्कृत से ही चल के वो आई, या संस्कृत से ही उसका कन्वर्जन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। तो संस्कृत की ऋणी हो गई ना, संस्कृत के लिए आप आभार व्यक्त करेंगे। दूसरी श्रेणी कौन सी होगी, जो सेकंड श्रेणी में बता रहा हूँ, वो है नाथ साहित्य। उसमें नाथ साहित्य शामिल है। आपको याद है मैंने बताया था कि नाथ, योगी, ऐसे योगाचारी, ये एक अलग से एक भक्ति मूवमेंट में, या अलग से एक वो था जो ये कहते थे कि भाई आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, है ना, नाथपंथी लोग। आपके मैंने बताया था कि ये जो यूपी के हमारे आज के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो भी नाथपंथी है। तो ये जो दूसरी श्रेणी है वो नाथ इसमें शामिल है। और इसमें क्या है, मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा। मैनामती और गोपीचंद्र के गीत, मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, और धर्म ठाकुर। अब आप देखिए, मैं धर्म ठाकुर दिखाने वाला हूं आपको। धर्म ठाकुर जो है, उनकी पूजा की इनकी कहानियां हो गई, इनके परिकथाएं हो गई, मतलब छोटी कविताएं हो गई जो वहां पर चलती थी, लोक गाथाएं हो गई, और अगर कोई गाथा है उसको गीत में रूप में प्रेजेंट करना, वो चीज़ हो गई। ये सारी चीज़ दूसरी श्रेणी में लिखी गई। तो ये आपको मैं बता रहा था कि धर्म ठाकुर मैं आपको दिखाऊंगा, ये हो गया धर्म ठाकुर, ठीक। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो दूसरी श्रेणी में आपको बताऊँ कि नाथ लोग के बारे में बताया था मैंने। नाथ लोग आपने देखा था कि नाथ लोग कौन थे? ये थे सन्यासी लोग, ठीक। इनकी बहुत सारी यौगिक योग से रिलेटेड थे, तो यौगिक क्रियाएं होती थी। तो कोई भी गीत आप देखिए जो आप अभिनीत करते हैं या दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो ये बताता है कि भाई रानी, ये चित्रण उसका है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो यहाँ पर है चित्रण। तो इसमें क्या थी, ये बताता हमको कि रानी मैनामती, मैना, रानी मैनामती ने, जो उनके पुत्र थे गोपीचंद्र, कौन पुत्र थे? गोपीचंद्र। उनको कहा कि देखो बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप एक काम करो कि जो भी चीज़ है उसमें जाओ या ना जाओ, लेकिन सन्यास लो, क्योंकि नाथ का मतलब ही सन्यासी होता है। अब धर्म ठाकुर की बात करें, जो मैंने आपको चित्र दिखाया था, ये धर्म ठाकुर है। ये जो धर्म ठाकुर हो गए, इनके के बारे में क्या बात है? ये जो धर्म ठाकुर हैं, ये एक देवता थे, ये क्षेत्रीय लेवल पे एक देवता थे। और इनकी जो पूजा होती थी, एक पत्थर रख के या फिर काठ, लकड़ी की मूर्ति रख के पूजा होती। तो आप ये देखिएगा, ये दिखा रहा हूँ आपको, यही है धर्म ठाकुर। ओके। अब क्या हुआ, जो पहली श्रेणी जो मैंने बताई, फर्स्ट जो श्रेणी बताई, इसमें क्या है कि हम बता सकते हैं कब लिखी गई, इसका जो काल निर्णय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, किस समय लिखा गया, हम बता सकते हैं, क्योंकि इसकी पांडुलिपियां अवेलेबल है, हमारे पास है, मिली है। ओके। इनकी जो रचना है वो तकरीबन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी
15वीं शताब्दी हो गई आपकी 1400 से 1500, नहीं तो 1550, 1450 के बाद। और 18वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 18वीं शताब्दी मतलब 1750 हो गया मध्य, इसके बीच का भाग हमें पता है कि पहली श्रेणी की किताबें या जो भी मैंने आपको नाम लिया अलग अलग, कविता है, गीत है, जो भी वहाँ लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए। और जो दूसरी श्रेणी है इसके बारे में हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो सब मौखिक है, ये सब मौखिक है, एक ने कहा दूसरे को बताया, तो हम इसका काल निर्णय समय का निर्धारण नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये जो पूर्वी बंगाल है, ये तो पश्चिमी बंगाल कह रहा हूँ, ये पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी और वहां पर ब्राह्मण कम थे, क्योंकि ब्राह्मण तो यहाँ से आए थे, इस जगह पे तो नहीं थे। ओके ओके, अब हम पीर और मंदिर के बारे में बात करेंगे। पीर कौन होते हैं? पीर होते हैं हम किनको, जैसे हम कहेंगे पीर बाबा, किसी मज़ार पे जाते हैं तो किसी मज़ार में कोई पीर साहब होते हैं, उनकी मज़ार होती है। तो ये कहाँ नाम आया और बंगाल का हम इसमें क्यों नाम लेके आ रहे हैं, वो आप समझिए कि 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि पश्चिम बंगाल का जो एरिया था, ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया ना, इसको छोड़कर वो दक्षिण पूर्वी बंगाल में इस जगह पे समझा दूं मैं आपको। दक्षिण पूर्वी क्या हुआ, दक्षिणी पूर्वी बंगाल क्या हुआ? देखिए ये पूरा बंगाल है, इसका दक्षिण ये हुआ और पूर्वी ये भाग हुआ। तो यहाँ से आपको पता है ये सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, सुंदरबन है यहाँ पर। तो यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ गए, कहाँ गए? यहाँ के लोग इधर ट्रांसफर हुए या फिर उन्होंने पलायन किया। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ नहीं था, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। प्रवासन किया उन्होंने, यहाँ से वहाँ गए। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो जिस जगह पे आए वहाँ पर उन्होंने जंगल साफ किया, तो यहाँ से लोग वहाँ गए और जंगल साफ किया, क्लियर किया और वहाँ पर उन्होंने अपनी खेती शुरू कर दी, खेती किसानी करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जो लोग थे वो कौन थे? वो या तो मछुआरे थे जो मछली पकड़ते थे, और जो स्थानांतरीय खेती करते थे, मतलब एक जगह खेती की फिर उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह खेती की, तो स्थानांतरीय खेती वाले लोग थे, मतलब किसान थे और मछुआरे थे। फिर क्या हुआ, यहाँ के लोग जो यहाँ गए, इधर के लोग जो इधर गए, वो लोग और साथ में जो मछुआरे और खेतीहर थे, ये लोग आपस में मिक्स हो गए। मतलब जो पलायन कर रहे थे, जो प्रवासन कर रहे थे, प्लस मछुआरे और प्लस जो यहाँ पर पहले से खेती किसानी करते थे, जो ट्रांसफरी खेती करते थे, वो सब मिल गए आपस में, मतलब एक जैसे हो गए। और ये लोग खासतौर पे जो जनजातीय लोग होते हैं ना, वही ये स्लैश एंड बर्न वाली खेती करते हैं कि एक जगह की आप दूसरी जगह चले गए, तो इन खेती किसानी वालों को हम जनजातीय मान लेते हैं। तो ये सारे लोग आपस में मिक्स हो गए, एक समुदाय की तरह हो गए। अब इस समय की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 16वीं शताब्दी की बात करता हूँ, तो आपको पता है किस समय की बात हो रही है? ये बंगाल किसका शासन है यहाँ पर? मुगलों का शासन है यहाँ पर। इस जगह पर मुगलों का शासन हो गया। अब इससे क्या हुआ कि इन्होंने जो पूर्वी डेल्टा प्रदेश का केंद्रीय भाग है, ये पूर्वी डेल्टा प्रदेश हो गया, इसका केंद्रीय भाग क्या है? ढाका दिख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ढाका दिख रहा है आपको, जो आज राजधानी भी है बांग्लादेश की। तो इस जगह पर इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। तो ये जो जगह है ढाका, ये बन गई राजधानी मुगलों की। क्लियर हो गया? अब जो जितने भी यहाँ पर मुगलों के अधिकारीगण थे या फिर कर्मचारी थे, ये जो बड़े बड़े लोग थे, वो क्या करते थे, उनको जो अक्सर बहुत सारी जो ज़मीन मिलती थी, मतलब जो भी ज़मीन उनको मिलती थी, वो इसमें बना लेते थे मस्जिद। और ये जो मस्जिद है, इस जगह पे, इन मस्जिदों पे कोई आता है, कोई गरीब है, कोई बेचारा गुरबा है, और या कहें कि अगर वो कोई और चीज़, कोई और विश्वास करना चाहता है, धर्म अपनाना चाहता है, उसके लिए ये जगह बन गई। ये सब मस्जिदें वहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए बना दी गई, ये बन गई। तो एक तरीके से धार्मिक तौर पे अगर किसी को अपना रूपांतरण करना है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही है, वो यहाँ पर जाना चाहता है, तो उसके लिए ये धार्मिक चीज़ें या फिर एक इंस्टीट्यूशन बना दिए गए। पहले जो लोग थे, जो यहाँ पर लोग आ रहे थे, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। पहली चीज़ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, कोई भी अगर आप बताइए, आपको मैं एक जगह से दूसरी जगह भेजूँ, तो आप बोलेंगे यार मैं रहूँगा कहाँ, खाऊँगा कहाँ, पैसे कैसे कमाऊँगा, सब चीज़ें आपकी दिक्कतें होती हैं। तो ये हुआ कि जब यहाँ से लोग इधर गए, तो उनके लिए जो ये संस्थान बनाए गए या धार्मिक रूपांतरण केंद्र, मतलब अच्छी मस्जिदें बनाई गई, तो यहाँ पर जो लोग आ रहे थे, उनकी मदद किसने की? ये जो समुदाय थे, ये जो नेता थे, लोग, ये जो भी लोग यहाँ पर थे, उन्होंने इन सब की मदद की कि भाई आप लोग आ रहे हो बाहर से, हम आपकी मदद करते हैं। अब ये जो नेता थे, फिर ये शिक्षक भी बन गए, ये निर्णायक भी बन गए, मतलब किसी दो लोगों में कोई तकलीफ आ गई तो इनका सोल्यूशन भी इन्होंने कर दिया, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उनको सिखा भी दिया, समझा भी दिया, भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो बहुत सारे काम करने लगे, नेता भी बन गए, शिक्षक भी, निर्णायक भी बन गए, वही लोग जिन्होंने ये मस्जिदें बनाई थी और जो लोग इसके अंदर रह रहे थे।
जो लोगों की मदद कर रहे थे। अब कई लोग, क्योंकि देखो गरीब आदमी को ना अपनी दिक्कत से सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पर जब जाते थे तो उनको लगता था ये जो आदमी है ना, ये कुछ स्पेशल है, इसके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ, इसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है। तो ये जो आदमी है, एक एक या दो ही आदमी होंगे, बाकी लोग तो सब उनके अनुयायी अनुयायी होंगे। तो ये जो आदमी है जो एक जगह पे रह रहा है और लोगों की मदद कर रहा है, लोगों की बहुत सारी तकलीफें सॉल्व कर रहा है, शिक्षक बन रहा है, कभी निर्णायक बन रहा है, वो जो आदमी है उसको लोग प्यार से पीर कहने लगे। पीर बाबा, यहाँ से पीर आया। आप समझ गए पीर कहाँ से आया? इस तरीके से पीर बन गए, इनको पीर कहा जाने लगा। तो इस पीर में केवल आप पीर ही नहीं कहेंगे, ये जो पीर है, मैंने आपको पीर जो शब्द बताया, इसमें बहुत सारे लोग हैं। ये आप एक गोतिहारी शरीफ देख रहे हैं, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं, इनके मकबरे या फिर श्राइन या इनकी दरगाह बनाई जाती है। तो पीर में केवल ये लोग नहीं थे, इसमें वो सब लोग थे, संत लोग भी पीर कहलाने लगे, सूफी भी पीर हो गए, फिर जो बहुत सारे धर्म के नेता थे या महानुभाव थे, वो भी धार्मिक महानुभाव कर देता हूँ, वो भी पीर कहने लगे। कोई साहसी उपनिवेशी, वो ऐसा आदमी जो पावरफुल हो, जो जिसने उपनिवेश बनाया हो या कॉलोनी बनाई हो, वो भी इसी में आ गया। किसी ने ऐसा कोई सोल्जर है, जिसने देवत्व प्राप्त कर लिया हो, किसी भगवान को देख लिया हो या भगवान की शक्ति प्राप्त कर ली हो, उसे कहते हैं हम देवत्व प्राप्त सैनिक। तो वो सोल्जर, ऐसा योद्धा। और बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग हो गए या बौद्ध देवी देवता वाले मानने वाले लोग हो गए, वो सारे के सारे लोग इसमें शामिल हो गए। साथ में जीवात्माएं भी, अब देखिए जीवात्मा मतलब ऐसे जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो है, तो उन सभी को पीर कहने लगे। ओके। और जो पीरों की इनकी पूजा है, अभी हम देखिए ये साहब पूजा कर रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, इनकी जो पूजा करने का तरीका है, ये सब चीज़ें बहुत फेमस हो गई। और फिर बंगाल के हर जगह पे आप देखेंगे इस तरीके की बहुत सारी मज़ारें आ गई। ये मज़ारें आ गए, आप देख रहे हैं ना, ये गोटिहारी शरीफ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आपको समझ आ गया। इससे बंगाल में जाएंगे तो बहुत बेहतरीन आपको मज़ारें मिलेंगी। अब चलिए थोड़ा सा किसी और जगह चलते हैं। यहाँ पर है मतलब किसी और डायरेक्शन में हम बात करते हैं। बंगाल की बात चल रही है। अब बंगाल की मैं 15वीं शताब्दी में आपको ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है इसके बाद वाले जो वर्ष है उसमें मंदिर बहुत सारे बने, मंदिर बहुत बनाने का जोर चलने लगा। लेकिन ये 19वीं शताब्दी तक आते आते ये ख़त्म हो गया, मंदिर बनने का जो सिलसिला चला वो बंद हो गया। अच्छा, ये मंदिर कौन बना रहा था? ये मंदिर कह दें या धार्मिक भवन कह दें, ये मंदिर भवन कौन बना रहा था? ये जो थे, ये कुछ लोग बनाते थे, उनके ग्रुप, जैसे कुछ लोग मिल गए, वो लोग बना लेते थे। और वो लोग जो बनाते थे वो हमेशा वो लोग थे तो शक्तिशाली, पावरफुल लोग थे। और पावरफुल लोग इसलिए होते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया था कि कोई मंदिर, मस्जिद या कोई मकबरा या बड़ी चीज़ें क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है कि वो पावरफुल है, उसके पास पावर है, वो शक्तिशाली है, और साथ में वो एक और चीज़ दिखाना चाहता है, वो भक्ति भाव दिखाना चाहता है भगवान के प्रति, या अपनी डाइटी या जिसकी भी वो पूजा करता है उसको दिखाना चाहता है। ये तो उनकी बात हो गई, बड़े बड़े मंदिर और जो धार्मिक भवन बने और उसके बाद 19वीं शताब्दी में ख़त्म भी हो गए बनने। लेकिन जो बंगाल में जो साधारण, बहुत साधारण, अगर आप देखेंगे बहुत साधारण सा ईंट का और मिट्टी गारा, मतलब मिट्टी और उसके साथ थोड़ा सा, जैसे सीमेंट तो नहीं कहूँगा मैं, ज़माने में तो था भी नहीं, तो इस तरीके की चीज़ मिट्टी मिला ली, ईंट मिट्टी के साथ कुछ और कड़ा करने के लिए चीज़ मिला ली, तो ईंट गारा इन सबको मिला के मंदिर बनाए गए। लेकिन ये जो मंदिर बनाए बहुत छोटे मंदिर बनाए गए, ये बहुत अमीर लोगों ने नहीं बना पाए, तो इनको बनाया निम्न लोगों ने। निम्न लोग मतलब जो सामाजिक, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जो नीचे लोग आते थे उन्होंने बनाए। तो इसमें कौन कौन लोग थे? कालू लोग थे। कालू कौन थे? जो तेल का काम करते थे। इसी तरीके से कंसारी, जो घंटा धातु, टन से आप घंटी बजाते हैं ना उसमें मंदिरों में, उनका जो काम करते थे। तो कौन कौन से हो गए? एक कालू हो गए, कंसारी हो गए, ये लोग थे। ये लोग ये छोटी छोटी इस तरीके के एरिया या मंदिर बनाया करते थे। ठीक। अब ये हुआ कि जैसे यूरोपीय लोग आए, मतलब फॉरेनर्स यहाँ पर आए, तो उससे क्या हुआ? इस फॉरेनर के आने से ये जो निम्न लोग थे या जो भी लोग बना रहे थे उनको बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने इन सब के काम किए तो थोड़ा इनका लेवल बढ़ गया। ये लोग थोड़ा इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है थोड़ी सी बढ़ गई, अच्छी हो गई। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्मारक बनाए, बड़ी चीज़ें बनाई। और ये स्मारक बनाने का जो तरीका था, इसके निर्माण में इन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी परिस्थिति सुधर गई है और हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये बना रहे हैं। तो अपनी प्रतिष्ठा पर, अपनी जो स्थिति है, जो अपना कहें कि
आपने जो अचीव कर लिया उसकी घोषणा इन्होंने कर दी, राइट। तो जो देवी देवता इस बेचारे छप्पर में बैठे हुए थे, जो भगवान इस देवी देवता छप्पर में जिनकी पूजा होती थी, क्योंकि ब्राह्मणों ने अब इनको मान्यता दे दी, क्योंकि जब आदमी पैसा आ जाता है, जब आदमी के पास थोड़ा सा लेवल आ जाता है तो सभी मान्यता देने लगते हैं, तो वहाँ पर भी इनको मान्यता दे दी गई। तो अब ये जो है यहाँ से उठ के यहाँ चले गए, मतलब अब ये बड़े और अच्छे मंदिरों में इनको स्थापित किया जाने लगा, इन भगवानों को। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला मंदिर, एक ये छप्परदार झोपड़ी है, मंदिर भी नहीं है, तो झोपड़ी है, इसको हम कहते हैं दो चाला, और ये है चौचाला। चौचाला तो इसकी 4 दीवारें हैं, और इसके ऊपर 3 रूफ्स हैं। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे, क्या इसका साइंस क्या पीछे। पहले आपको ये बता दूं कि ये जो गोपियों के साथ जो कृष्ण श्याम सुंदर मंदिर में पकी मिट्टी की एक पटिया, विष्णुपुर का भी नाम मैं लेने वाला हूँ, अभी आऊंगा। एक्चुअली ये विष्णुपुर नहीं है, वहाँ के लोग जो है विष्णुपुर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विष्णुपुर। अब ये जो मंदिर मैंने आपको बताई, इसकी जो आकृति है, ये बनती कैसी थी, इसमें जो छप्परदार झोपड़ियां हैं उसकी तरह बनाई जाती थी। मुगल लोगों ने भी इसको लिया था, ऐसे छप्पर बनता था। ये देखिए, इसमें भी छप्पर बना हुआ है, लेकिन ये छप्पर इसका नहीं है, घास फूस का नहीं है, इस वाले में छप्पर, लेकिन उसका फॉर्मेशन ऐसे रहेगा, वो दिखाई देगा छप्पर की तरह ही। तो इसमें अगर 2 छत है, मतलब अगर मैंने कुछ एक ऐसे 2 छत बना दिए कि छत हो गई, तो इसको कहा गया दो चाला। ओके, जिसमें 4 छतें थी, मतलब 1 2 3 और एक पीछे। तो ये 4 जो छतें थी, इसको कहा गया चौचाला। 2 इसके लिए, चौ मतलब 4 के लिए, 4 छतें वाली जो मंदिर है। आपको याद होगा, मैंने जब मुगल एम्पायर के बारे में बात की थी, तो बंगाली गुंबदों की बात की थी, कि वहाँ पर मुगल एम्पायर ने बहुत अच्छे से इसको अपनी जो शिल्प कला है उसमें इसको लिया था। ओके, तो ये जो 4 वाला है ना, ये 4 वाला है, इसको ये थोड़ा सा जटिल है बनाना, इसको ये चौचाला। तो इसमें क्या है, 4 छत होती थी। तो इसमें, इस ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, 4 त्रिकोणीय छतें। तो यहाँ पर चौचाला बोल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है इसमें कि 4 त्रिकोणीय छतें, मतलब ऐसे, एक ऐसी हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करिएगा, चौथी हो गई। इस तरीके की छतें होती थी, 4 हो गई है ना। और ये 4 दीवारों पर रखी होती थी, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मंदिर बनता था, ये जो भी स्मारक या चीज बन रही है, वो एक चबूतरे में बनाई जाती है। आप देखिए, ये चबूतरा है, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से बनाया गया है। और ज्यादा अच्छा रूप अगर आप देखेंगे तो वो ये वाला है, 1 2 3 और पीछे 4। यहाँ पर केवल आप देखिए 2 चाला है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये 2 चाला और चौचाला का अंतर ये है। लेकिन एक बात है कि ये जो जब चौचाला बनाया जाता था, इसके अंदर जो है, अंदर कोई ज्यादा काम नहीं, सजावट नहीं होती थी, कोई सजावट नहीं होती। लेकिन इसके बाहर बहुत बढ़िया सजावट होती थी। तो इसमें अगर बाहर की तरफ देखें, तो आप देखें, ये थोड़ा सा मैं इसको दिखाऊंगा आपको। जो बाहरी दीवार है, इसमें आप देखिए चित्रकारी भी हो रही है ना। इसके अलावा एक चीज है, सजावटी टाइलें। तो यहाँ पर टाइल भी देख रहे हैं आप, इसमें टाइल भी लगे हुए अलग अलग तरीके से, सजावट भी हो रही है, टाइल भी हो रही है। साथ में एक और चीज में बताई गई, वो है मिट्टी की पट्टियां। तो ये जो मिट्टी की पट्टियां यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पट्टियां लगाई गई, ये पट्टियां लगाई गई। तो यही अंतर है दो चाला चौचाला में। और चौचाला के अंदर होती थी, ज्यादा काम नहीं होता था, बाहर इसमें बहुत अच्छे से सजावट होती थी। तो ये जो मैं आपको चित्र बार बार दिखा रहा हूँ, ये है पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में, अगर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो विष्णुपुर का एक मंदिर है जो चौचाला पद्धति पे बना हुआ है। वहां आप जाके देखें, आप बहुत खुश होंगे। एक और इसमें बात आती है मछली। अब आपको पता होगा कि जिस भी जगह पे आप रहते हैं, वो उस जगह पे जो सामान मिलता होगा वही तो आप खाएंगे। अगर आप किसी भी इस पोर्शन पे चले गए, यहाँ, तो आपको मछली खाने वाले मिलेंगे। तो यहाँ के लोग कौन क्या खाते होंगे? मछली खाते होंगे। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपको मछली बनाने वाला ही नहीं मिलेगा। आप मछली वो बिल्कुल ना तो पसंद करेंगे, ना उनके टेस्ट में है। क्लियर है? तो जो जहाँ का होगा वहाँ का, यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गेहूँ पैदा करते हैं तो रोटी खाते हैं, यहाँ के लोग चावल पैदा करते हैं तो चावल खाते हैं। तो इस तरीके से जो आपका आदत है ना खाना खाने की, वो आपके आसपास क्या अवेलेबल है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन बंगाल जो है एक रिवराइन प्लेन है, यानी नदी मैदान है, नदी भी है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र आती है, गंगा आती है, और साथ में यहाँ पर समुद्र भी है।
तो यहाँ पर मछली और साथ में चावल, एक्चुअली इसमें धान लिखा हुआ है, मैं चावल लिख रहा हूँ। तो मछली और चावल ये बहुत ज़्यादा, बहुत बहुतायत में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पैदा होता था। इससे बनी बात है कि भाई यहाँ के लोग क्या खाएंगे, यहाँ पर माछ भात खाएंगे। तो मछली पकड़ना यहाँ का प्रमुख धंधा भी था, जहाँ मछली मिलती है वहाँ ये काम हो ही जाता है। तो हुआ ये कि इतना ज़्यादा मछली और भात का यहाँ पर था कि लोग इतना ज़्यादा खाया करते थे, इतना ज़्यादा इनके भोजन में था कि अगर आप किसी भी बौद्ध विहार में चले जाएं, किसी बौद्ध विहार में चले जाएं, किसी मंदिर में चले जाएं, मंदिर में तो कभी नहीं होता है, लेकिन मंदिर और बौद्ध विहारों में भी आपको दिख जाएगा कि भाई मछली की चीज़ें दिख जाएंगी। मतलब मछलियों को साफ किया जा रहा है, ये लोग जो है जा रहे हैं बेचने के लिए, इसको टोकरी में भर के बाजार ले जा रहे हैं। तो ये मछली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चित्र देखें तो ये मछली जो है वहीं मिलती है जहाँ पर आपका समुद्र हो या नदी हो, वहाँ के लोग मछली बहुत खाते हैं। तो हुआ ये कि ब्राह्मणों की बात आ गई। अब ब्राह्मण क्या करें, ब्राह्मण तो नॉनवेज खाते ही नहीं है, इनके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, नो नो है। जैसे मुसलमानों के लिए पिग, वो कभी भी पिग नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते, सरदार जो है वो सिगरेट नहीं पी सकते, उसी तरीके से ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खा सकते। लेकिन अब इस इलाके में कोई ब्राह्मण रह रहा है, आपने शिफ्ट भी किया, यहाँ के लोग भी बढ़ गए, अब वो क्या खाएंगे भाई। तो उसके लिए क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म के जो बड़े बड़े लोग थे, विशेषज्ञ थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि जो बंगाली ब्राह्मण है, जो बंगाली ब्राह्मण लोग जो है उनको हम मछली अलाउ करते हैं। भाई आप मछली ये आप बंगाली ब्राह्मण खाइए, कोई बात नहीं। निषेध जो था इस पे कि आप नहीं खा सकते, उसको अलाउ कर दिया गया। अगर आप यहाँ देखें, ये है बृहद धर्म पुराण, इसमें क्लियर है, ये 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। इसमें क्लियर लिखा गया है कि जो ब्राह्मण हैं उनको स्पेशल कुछ टाइप की मछलियाँ खाने के लिए हम अलाउ करते हैं, अनुमति दे दी गई। क्लियर हो गया। यहाँ पर एक जो चित्र मैं दिखा रहा हूँ वो है घरेलू उपयोग के लिए महिला मछली तैयार करी है, विशा लक्ष्मी मंदिर है, और वहाँ पर आप बाकायदा पक्के तौर पे देख रहे हैं कि ये बनाया गया है कि मछली कितनी ज़्यादा चलती थी वहाँ पर। तो ब्राह्मण भी मछली खा सकते हैं सर, ओके। अब यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय, अब मैं 18वीं शताब्दी की तरफ ले जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के अंत तक अगर आप आएँ तो यूरोप में जो लोग थे वो अपने आप को क्या कहते थे कि हम एक बड़े साम्राज्य में रहते हैं। ये जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, इस साम्राज्य में रहते हैं, या वो ये कहते थे किसी चर्च के साम्राज्य में हम लोग हैं, किसी के हम प्रजा हैं, ऐसे मानते थे। और वो ये मानते थे कि हम जो यूनानी, इजिप्ट या ये यूनानी हो गया ग्रीक जो रूढ़िवादी चर्च है, या ये कहें कि जो कैथोलिक चर्च है, उसके हम सदस्य हैं, पहले मानते थे। लेकिन हुआ ये कि 18वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक थे, अंतिम जो साल थे, उसमें लोगों ने कहा कि नहीं, हम क्या है कि हम भाषा के ऊपर, हम फ्रेंच बोलते हैं, हम फ्रेंच समुदाय के हैं, हम जर्मन बोलते हैं, हम जर्मन समुदाय के हैं। और फिर क्या हुआ, किस तरीके से चेंज हुआ, जैसे एग्जाम्पल देखिए कि जो रोमानिया है, रोमानिया में जो विद्यालय की जो पुस्तकें थी उसको ग्रीक की जगह किस पे, रोमानियन भाषा में लिखा गया, अपना लिया गया। ऐसी जो हंगरी में जो लैटिन चलती थी हंगरी में, उसके स्थान पे जो हंगेरियन राष्ट्रभाषा है उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो मतलब हर एक भाषा के हिसाब से राष्ट्र अपने आप को मानने लगा, वहाँ के लोग अपने आप को मानने लगे। तो इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ हुआ वैसे ही वहाँ पर भी हुआ, और आज हमारा जो देश है वो भाषा के नाम पे, भाषा के हिसाब से जो अलग अलग स्टेट बने, भाषा के नाम पे बने। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।